नमस्कार दोस्तों। तो हम क्राउन समान ज्ञान देख रहे थे और अभी हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये 2.13 है, प्रांतीय राज्य। तो सबसे पहला बिंदु है, मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलता के कारण साम्राज्य का विघटन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, कश्मीर, मारवाड़ आदि एवं दक्षिण भारत में मावर, खानदेश, बहमनी एवं विजयनगर प्रमुख थे। तो सबसे पहले कश्मीर के बारे में देखते हैं। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने 1301 ईस्वी में की। यहाँ हिंदू शाही वंश का शासक था। शाह मीर शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना और इंदिरा कोट में शाह मीर राज्य की स्थापना की। कालांतर में यहाँ सिकंदर शाह नामक शासक हुआ, जिसके काल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। ये 1398 ईस्वी की घटना है। उसने मार्तंड मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिरों और मूर्तियों का विनाश किया। उसे बुद्धसिकन की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है 1420 ईस्वी में सिकंदर शाह का पुत्र शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसे बुद्ध शाह व महान सुल्तान भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बुद्ध शाह या महान सुल्तान कश्मीर के किस शासक को कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। इसी के कारण पता है जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। तो वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था और उसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की। 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कश्मीर के लोगों ने उसे बुड्ढ शाह की उपाधि दी। तो बुड्ढ शाह की उपाधि जैनुल आबिदीन को मिला था। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। तो जैनुल आबिदीन एक ऐसा शासक रहा कश्मीर का जिसे कश्मीर का अकबर एवं कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया। बाद में अकबर ने उसे अपने राज्य में शामिल किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु था। अब देखते हैं जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में बसाया था। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसे फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। उसके पद के कारण उसका वंश सरकी वंश कहलाया। सरकी शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक इब्राहिम शाह था, जिसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। तो सिराज ए हिंद की उपाधि किसने धारण की थी? तो सरकी शासक इब्राहिम शाह ने। अटाला मस्जिद, जो जौनपुर ढंग की शिल्प विद्या के देदीप्यमान नमूने के रूप में खड़ी है, इब्राहिम शाह के काल में पूरी हुई। जफरी मस्जिद का भी निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था। तो देखिए, एक तरीके वास्तुकला से काफ़ी संबंध है इब्राहिम शाह का। आगे है, उसने यानी इब्राहिम शाह जौनपुर को एक सुंदर नगर बनाया और उसके समय स्थापत्य कला में एक नई शैली जौनपुर या सरकी शैली का जन्म हुआ। इस काल में जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जौनपुर को पूरब का सिराज किसके काल में कहा जाता था, तो इब्राहिम शाह सरकी के शासनकाल में कहा जाता था। आगे है, सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। तो अंतिम शासक इसलिए महत्वपूर्ण है हुसैन शाह सरकी, जिसे बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में हराया और 1484 ईस्वी में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। महाकाव्य पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर का ही निवासी था और इसी पद्मावत ग्रंथ पर पद्मावत पिक्चर बना था। तो ये जो लिखे हैं पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। कभी कभी ऐसे पूछ देता है रचनाकार, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत, इसी पर पद्मावत मूवी बना है। और ये कहाँ के थे? जौनपुर के निवासी थे। अब बंगाल के बारे में देखते हैं। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को था। मोहम्मद तुगलक के समय 1338 ईस्वी में बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। 4 साल बाद इलियास खां नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर कब्जा कर लिया
और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर उसकी राजधानी पंडुआ पर कब्जा कर लिया। बाद में दोनों में संधि हो गई। आगे है, इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी था। यह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था और प्रसिद्ध फारसी कवि हाजिफ सिरजी से उसका संपर्क था। आगे देखते हैं। आगे बिंदु है, बंगाल के अमीरों ने 1493 यानी 1493 में अलाउद्दीन हुसैन शाह को बंगाल का शासक बनाया। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। तो ध्यान रखना है, चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे, जिनको बंगाल के अमीरों ने 1493 में बंगाल का शासक बनाया था। तो ये महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। उसने सतदिरे नामक आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उसका पुत्र नसीब खां नसीरुद्दीन मुनुसरत शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। उसने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक, चूंकि अंतिम शासक के बारे में बात कर रहे हैं तो गयासुद्दीन महमूद शाह का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ही था, जिसे शेर शाह ने हरा कर संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया था। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि शेर शाह ने किसे, बंगाल के किस शासक को हराकर बंगाल पर कब्जा किया था, तो गयासुद्दीन महमूद शाह को हराकर। अब देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात वही है जहाँ से वर्तमान प्रधानमंत्री आते हैं। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण, जिनका नाम रायकर्ण के नाम से भी हम देखते हैं इतिहास में, को 1297 ईस्वी में परास्त करके किया था। तो गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको हरा करके? राजा कर्ण या रायकर्ण को 1297 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक ने जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने 1407 ईस्वी में अपने को गुजरात का स्वतंत्र शासक बना लिया। जफर खां को मुजफ्फर शाह की उपाधि दी गई थी। मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र अहमद शाह सुल्तान बना। उसने नव स्थापित अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसने अहमदाबाद में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया। आगे है, महमूद बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी में अपने वंश का महानतम शासक था। कौन? महमूद बेगड़ा। उसने चंपानेर एवं गिरनार के किलों को जीता, इसलिए उसे बेगड़ा कहा जाने लगा। उसने मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की। उसने सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया और गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। तो गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था? महमूद बेगड़ा। आगे है, 1572 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो 1572 ईस्वी महत्वपूर्ण है। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया, तो गुजरात को मिलाया था अकबर ने। और कब? 1572 ईस्वी में। अब मालवा के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद दिलावर खां गौरी ने मालवा के स्वतंत्रता की घोषणा की। दिलावर खां का पुत्र होसंग शाह अगला शासक बना, जिसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर बसाया था। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। अब ध्यान रखिएगा, ये होशंगाबाद शहर जो है, यह होशंगाबाद शहर, इसका नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये पिछले साल की कहानी, मतलब 2021 की। आगे देखते हैं। महमूद शाह 1436 से 1469 ईस्वी में ने मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। मेवाड़ के राणा कुंभा से हुए युद्ध में दोनों शासकों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। अब आगे है थोड़ा सा महल या भवन और उसके निर्माण करता। तो बाज बहादुर महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने किया है। रूपमती का महल भी इन्होंने ही निर्मित किया है। फिर एक है कुस्क महल, महमूद खिलजी। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी। हिंडोला भवन, जिसको दरबार हाल भी कहते हैं, यह होसंग शाह ने किया, निर्माण करवाया था।
अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, 3-4 ही है। महल और भवन, तो बाज बहादुर महल या रूपमती का महल, ये सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने बनवाया था। कुस्क महल महमूद खिलजी ने, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने, और हिंडोला भवन जिसे दरबार हाल भी कहते हैं, ये होशंग शाह ने बनवाया था। आगे मेवाड़ है, जिसका आधुनिक नाम उदयपुर है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो मेवाड़ को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही है। कुछ बिंदु और है। उस समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह गुहिलौत राजपूत वंश का था। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की थी। तो देखिए, मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत में विलय कब हुआ, मतलब कब मिल गया, ये राणा रतन सिंह के शासनकाल में। आगे, इस वंश का एक महान शासक राणा कुंभा था। उसने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कृति स्तंभ बनवाया, जिसे हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष कहा गया है। उसके जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा है। आगे, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया एवं 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को पराजित किया। अंत में जहांगीर के समय मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। तो ध्यान रखना है, मेवाड़ मुगल साम्राज्य में जहांगीर के समय मिल गया। फिर आता है खानदेश के बारे में। खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने की। उसकी राजधानी बुरहानपुर थी। तो ये ध्यान रखना है खानदेश के बारे में। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और स्थापना किसने किया था? मलिक राजा फारूकी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। और असीरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैन्य अड्डा था। तो असीरगढ़ का किला खानदेश से संबंधित है। अकबर ने 1601 में खानदेश को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये राज्य वाले बिंदु समाप्त हो गए। कितना मिनट हुआ है? 12 मिनट हुआ। अभी तो और देख सकते हैं। तो विजयनगर एवं बहमनी राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो जो बिंदु है विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में, भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य, जिसका वर्तमान नाम हम्पी है, की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपिली को विजय प्राप्त किया, तब हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया और उन्हें मुसलमान बना दिया। लेकिन जब कंपिली में विद्रोह हुआ तो हरिहर एवं बुक्का को दक्षिण की सुरक्षा के लिए दक्षिण भेजा गया। वहां पर संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर वे पुनः हिंदू बन गए। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। उसी वर्ष तुंगभद्रा के तट पर, तुंगभद्रा नदी के बारे में बोल रहा है, विजयनगर बसाया। आगे, अच्छा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कौन कौन से वंश थे विजयनगर में। तो सबसे पहले संगम वंश रहा है। संगम वंश के अंतर्गत हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकेंड, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, इन्होंने शासन किया। दूसरे बाद आता है सालुब वंश। तो नरसिंह सालुब इसके संस्थापक थे, सालुब वंश के। तीसरा जो आता है तुलुब वंश। तो देखिए संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश। तुलुब वंश के अंतर्गत वीर नरसिंह तुलुब ये संस्थापक थे इस वंश के, और कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय, ये सब तुलु वंश के अंतर्गत शासक किए। अराविडु वंश, ये तिरुमल और श्रीरंग द्वितीय ये शासक थे अराविडु वंश के। तो 4 वंश है कुल मिलाकर के। सबसे पहले संगम वंश के बारे में देख लेते हैं। तो संगम वंश में सबसे पहले हरिहर प्रथम ने 1336 से 56 ईस्वी तक शासन किया, 20 साल के आसपास। तो यह संगम वंश का प्रथम शासक था। कौन? हरिहर प्रथम। इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी। 7 वर्ष बाद उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। आगे है, उसने होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया तथा मदुरा के मुसलमानी राज्य को पराजित किया। अब फिर दूसरा शासक है बुक्का प्रथम, 1356 से 77। उसने मदुरा के अस्तित्व को मिटाकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। उसने, किसने? बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। तो यह आया हुआ क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी या ग्रहण की थी? तो बुक्का प्रथम। आगे है, बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा। उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। अच्छा, तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित करने का काम भी बुक्का प्रथम का है। और चीन में दूत मंडल भेजा। उसने विद्यानगर का नाम विजयनगर रखा और कृष्ण नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य की सीमा माना।
तो बहमनी राज्य और विजयनगर की सीमा कृष्णा नदी थी। अब आता है हरिहर द्वितीय, 1377 से 1404 ईस्वी में। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। यह शिव के विरूपाक्ष का रूप उपासक था, विरूपाक्ष रूप का उपासक था। आगे देखते हैं देवराय प्रथम के बारे में, 1406 से 1422 ईस्वी तक। उसने हरविलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया। इसके काल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा किया था। तो ध्यान रखना है, निकोलो कोंटी कब आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में, 1420 ईस्वी में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसने तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया। इसी के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया था। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन बनने वाले बिंदु हैं। आगे देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी में। यह संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने कोंड बिंदु पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिलाया। नेक्स्ट बिंदु है देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक और स्वयं संस्कृत का विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की है। तो जब कोई शासक कोई रचना कर रहा हो तो महत्वपूर्ण और ज़्यादा हो जाता है। देवराय द्वितीय की ये है महानाटक सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना किसने किया था? देवराय द्वितीय ने। उसके समय, देवराय द्वितीय के समय, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसे सालूब नरसिंह ने मारकर सालूब वंश की स्थापना की थी। तो सालूब वंश के बारे में ज़्यादा कुछ बिंदु नहीं है। नरसिंह सालूब अपने वंश का एकमात्र शासक हुआ। इसके बाद तुलु वंश आ जाता है। तो तुलु वंश महत्वपूर्ण है। तुलु वंश का संस्थापक वीर नर सिंह तुलु था और इसमें सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय हैं। इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा बनता है। 1509 से 1530 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। अब देखिए कृष्णदेव राय के बारे में कुछ बातें। तो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में आया था। हजारा मंदिर का निर्माता कहा जाता है कृष्णदेव राय को। दरबार में अष्टदिग्गजों का निवास रहता था। कुछ और बिंदु हैं, जैसे कि आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। और समकालीन पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क था। रचनाएं इनकी हैं अमुक्त माल्यदा, और अमुक्त माल्यदा तो आपको याद रहता होगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, जाम्बवती कल्याणम। तो ये भी रचना किसकी? कृष्णदेव राय की ही है। जाम्बवती कल्याणम रचना है। 2 है रचना, एक तो अमुक्त माल्यदा और दूसरा जाम्बवती कल्याणम। उसने यानी कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यदा में अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना किया है। तो कृष्णदेव राय की प्रशासनिक नीतियों की विवेचना कौन से ग्रंथ में मिलती है? अमुक्त माल्यदा में, ठीक है। आगे उसने विजयनगर के निकट नांगलपुर नाम का नया शहर बसाया। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था। आगे वह महान विद्वान विद्या प्रेमी था, जिसके कारण वह अभिनव भोज आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। कौन? कृष्णदेव राय के बारे में सारी बातें। उसके दरबार में, मतलब कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिनमें पोड्डाना सर प्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों की भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन? पोड्डाना। अब अच्युत देव राय 1330 से 1342 ईस्वी शासनकाल जिनका रहा है। तो उसने यानी अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की। आगे इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तुतिकोरिन के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब नाम आता है सदाशिव राय का, 1442 से 72 तक। तो यह विजयनगर का नाम मात्र का शासक था। कौन? सदाशिव राय। वास्तविक शक्ति अराविडु वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, लेकिन युद्ध का नेतृत्व करता राम राय था। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, खास करके तालीकोटा का युद्ध। तो उस समय क्या घटनाक्रम हुआ है मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, लेकिन युद्ध का नेतृत्व करता राम राय था। तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। इसी का और भी 1-2 नाम मैंने पढ़ा है। राक्षसी तगड़ी का युद्ध, यह तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इनमें बरार शामिल नहीं था। तो ध्यान रखना है, विजयनगर विरोधी महासंघ में बरार शामिल
नहीं था। यही से इसी जगह से क्वेश्चन बनता है। इसका संचालक अली आदिल शाह था। ये जो विजयनगर विरोधी महासंघ बना था उसका संचालक कौन था? अली आदिल शाह। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोट्टा के युद्ध, इसी को बनीहट्टी या राक्षन तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी तगड़ी या राक्षन तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, किसको? तालीकोट्टा का युद्ध, विजयनगर की सेना को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इस युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाकर विजयनगर के अस्तित्व को बनाए रखा। अब अराविडु वंश के बारे में देखते हैं। तो तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव को हटाकर अराविडु वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। अब कुछ और बिंदु है इसमें। विजयनगर शासन व्यवस्था कैसी थी ये देख लेते हैं विजयनगर की। तो विजयनगर की शासन व्यवस्था की सबसे खास बात था नायकर व्यवस्था। तो नायकर व्यवस्था वही है, एकता पद्धति जो था ना दिल्ली सल्तनत, वही नायकर व्यवस्था यहाँ पर उस तरह से मिलता है। तो इसके अनुसार राजा अपने जागीरदारों को निश्चित भूमि, जिसे अमरन कहते थे, देता था। इन भूमियों के स्वामियों को अमर नायक पुकारते थे। वे राजा को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देते थे और युद्ध में राजा की मदद करते थे। आगे आयंगर व्यवस्था। तो आयंगर व्यवस्था क्या? इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इसके प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। इन्हें आयंगार पुकारा गया। इनका मुख्य कार्य अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित रखना था। प्रशासन क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो मंडलम था, मंडलम से छोटा कोट्टम या बलनाडु था जिसे जिला कहते हैं, फिर नाडु था, फिर मेलग्राम जो 50 ग्रामों का समूह था, फिर उर है। तो इसको एक लाइन से याद कीजिए, मंडलम कोट्टम बलनाडु नाडु मेलग्राम उर, ऐसे करके एक ही साथ, मंडलम बलनाडु नाडु मेलग्राम उर। तो ऐसे याद रह सकता है एक ही बार बोलने से। किसानों को पैदावार का 1/6 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। सेना के लिए पृथक विभाग था जिसका अधिकारी दंड नायक या सेनापति कहलाता था। आगे है विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराह था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, प्रदोष, पगोड़ा के रूप में भी उल्लेखित किया है। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। सेट्टी या चेट्टी कौन था भाई? यह विजयनगर राज्य के व्यापारी वर्ग में प्रमुख समुदाय था। फिर बीर पंचाल है, यह दस्तकार वर्ग था। बेसबाग, दासों के खरीदे बेचे जाने को बेसबाग कहा जाता था। आगे है विट्ठल स्वामी का मंदिर एवं कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया हजारा स्तंभों वाला मंदिर हिंदू स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में फारस का यात्री था, ये आया था 1442 में, और देवराय द्वितीय का ये इस शासनकाल में आया हुआ यात्री था। फिर नूनीज है, तो देखिए नूनीज हो, डोमिंगो पायस हो, बारबोसा हो, तीनों पुर्तगाल का ही है। नूनीज आया 1535 ईस्वी में अच्युत देवराय के शासनकाल में, जबकि डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों 1515 में ही आया है और कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, लेकिन है पुर्तगाल का ही। ठीक है, तो नूनीज, डोमिंगो पायस और बारबोसा तीनों पुर्तगाल का है। नूनीज के बारे में इसलिए याद रखिए क्योंकि ये अच्युत देवराय के शासनकाल में आया, जबकि डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों जो है 1515 में ही पुर्तगाल से आया और कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया दोनों। फिर अब बहमनी राज्य के बारे में देखते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा की गई थी। वह अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहमदाबाद रखा। आगे उसने हिंदुओं से जजिया लेने का आदेश दिया। उसने अपने राज्य को 4 सूबों यानी तरफों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर उसकी प्रांतीय राजधानियां थीं। बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इस काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो देखिए विजयनगर हिंदू राजाओं में युद्ध किया और पहले ही बारूद का प्रयोग यहाँ पर हो गया था। आगे देखते हैं। अच्छा, 1375 के आसपास की कहानी है बारूद का प्रयोग। एक हम पढ़ेंगे आगे मुगल साम्राज्य में बाबर द्वारा बारूद के प्रयोग का। प्रमुख बहमनी शासक तो मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 75 ईस्वी, अलाउद्दीन मुजाहिद ये 1375 से 78 ईस्वी, मोहम्मद द्वितीय ये 1378 से 1397 ईस्वी में,
ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422, अहमद शाह ये 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद शाह 36 से 58 और मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से ये 1482। नेक्स्ट बिंदु है ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोज शाह नामक एक शहर बसाया और चोल और दभौल बंदरगाहों की उन्नति की। अहमद शाह ने 1425 ईस्वी में बीदर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे मुहम्मदाबाद का भी नाम दिया गया है। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में महमूद गवाह को राज्य की सेवा में लिया गया। हुमायूं ने 3 वर्ष तक शासन किया। वह बहुत क्रूर था। उसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। तो दक्कन का नीरो किसे कहते हैं? हुमायूं को कहते हैं। आगे नीरो ही लिखा हुआ है ना, हाँ, ऐसा ना कि हीरो हो। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री, क्या नाम था रूसी यात्री का? वो तो रूसी यात्री पहला मिल रहा है। निकितीन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। तो निकितीन ध्यान रखना रूसी यात्री थे। इसी काल में महमूद गवाह प्रधानमंत्री यानी वजीर बना और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने 175 वर्ष तक शासन किए हैं। बहमनी राज्य का शासन कैसा था? बहमनी राज्य 4 अरतफों यानी प्रांत में बांटा गया था। 4 प्रांत में, दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। इसमें बीजापुर सम्मिलित था गुलबर्गा में। प्रत्येक अरतफ बोलते थे प्रांत इन स्टेट को। प्रत्येक अरतफ का प्रमुख तरफदार होता था। महमूद गवाह के मंत्रित्व काल में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 8 कर दी गई थी। किसी काल में? महमूद गवाह के काल में। सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री एवं अधिकारी होते थे। कौन कौन से होते थे वे? तो देखिए, वकील उस सल्तनत ये प्रधानमंत्री को कहते थे। अमीर ए जुमला ये वित्त मंत्री को कहा जाता था। वजीर ए अशरफ ये विदेश मंत्री को, और वजीर ए कुल ये सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, वजीर ए कुल। फिर पेशवा, तो वकील ए सल्तनत का सहायक होता था पेशवा आपको फिर मिलेगा मराठा साम्राज्य में भी। कोतवाल तो पुलिस अधिकारी होता था। नाजीर ये अर्थ विभाग से संबंधित था। सद्र ए जहां ये न्याय एवं धर्म से संबंधित था, और न्याय एवं धर्म विभाग का अध्यक्ष होता था सद्र जहां। और अमीर उस उमरा ये राज्य का सेनापति होता था। सुल्तान के अंगरक्षक खास खेल कहलाते थे सुल्तान के अंगरक्षक। सिहाबुद्दीन अहमद ने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया, जिसमें सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार जागीरें दी गई। अब बहमन राज्य कस पतन ने ये कस क्या लिखा? बहमन राज्य का पतन होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है शायद। तो बहमनी राज्य का पतन कैसे हुआ? बहमनी राज्य का अंतिम शासक खलीमुल्ला था, जिसकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई, और उसके पश्चात बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। वीडियो अगर लंबा हो रहा हो, लंबा तो हो ही रहा है, तो इसको बढ़ा के देख लीजिएगा, देखते कितना है, बस थोड़ा सा ही और है। अब देखते हैं थोड़ा सा। बीजापुर राज्य इसका 1489 ईस्वी में स्थापित हुआ है। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर का स्थापना किया था और वंश था आदिल शाही। अहमदनगर 1490 में स्थापित हुआ। मलिक अहमद द्वारा निजाम शाही वंश यहाँ पर शासन करता था। बरार 1490 में बरार भी स्थापित हुआ है इमाद शाह के द्वारा। इमाद शाही वंश चला। गोलकुंडा 1512 ईस्वी में, तो कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। कुतुब शाही वंश चला था। आगे है बीदर, तो बीदर 1526 ईस्वी में अमीर अली बरीद ने ये इसकी स्थापना की थी 1526 में बीदर राज्य की, और बीदर शाही शासन चला था यहाँ पर, मतलब वंश का शासन था। कुछ और बिंदु है 2-3। 1547 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर ने बीदर को 1618 से 19 में अपने साम्राज्य में मिलाया। आगे क्या है? शाहजहां ने 1636 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो ये महत्वपूर्ण डेट है, और ये शाहजहां महत्वपूर्ण है। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब ने 1400 क्यों बोल रहा हूँ। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये सारे डेट महत्वपूर्ण थे। शाहजहां ने 1636 में अहमदनगर को मिलाया मुगल साम्राज्य में, और औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को, 1 साल बाद 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये समाप्त हो गया। अब 2.15 मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो बोरिंग होगा, बस जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं अमल में लाऊंगा। धन्यवाद।